Hello everyone. Now we are going to study the next topic, that is generation of human rights. Generation का क्या मतलब है? As you all know that generation means time to time. तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप के जनरेशन्स हैं, क्या डिफरेंट टाइम टू टाइम कैसे ह्यूमन राइट्स का डिफरेंट एरिना डेवलप हुआ. दिस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो नेक्स्ट टॉपिक, the first generation of human rights is included, is also called as the civil and political rights. देखो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्या कहते हैं? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. इसको हम ये भी कहते हैं कि इसे ब्लू राइट भी डिफाइन किया जाता है. और देखो, मैं अभी समझाती हूँ. फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन, यानी हमने सबसे पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्यों मांगा? फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है कि सबसे पहले हमारा जो नेचर था उसमें कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट नहीं थी. विलिंगली हमने अपने राइट सरेंडर कर रहे थे और इन रिटर्न हमने क्या मांगा था हमारे लीडर से कि वो हमारी जो एनार्की है, जो डिस्टर्बेंस है, जो सोशल एलिमेंट्स है, उन सबको कंट्रोल करे, डिसिप्लिन एंड सोशल ऑर्डर मेंटेन करे, सो दैट कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सन कैन हैपन, सो दैट द पीस कैन बी मेंटेन्ड, so that the upgradation of life can be happened. इसलिए हमने अथॉरिटी को अपने राइट सरेंडर किए थे. जब ये अथॉरिटी आर्बिट्रर हो गई, जब ये अथॉरिटी ये जुल्म करने लगी, यानी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के ना करके वो अपने लिए मीन माइंडेड हो गई, हमारे राइट्स का वॉयलेटर हो गया, तो हमने क्या किया कि हमने अथॉरिटी से, अब वी गॉट टू नो कि इस अथॉरिटी के ऊपर कुछ लिमिटेशन होना चाहिए. इस अथॉरिटी को अनलिमिटेड राइट्स नहीं मिलने चाहिए. द अथॉरिटी शुड नॉट बी गिवन अल्टीमेट पावर टू डिसाइड वॉट एवर द अथॉरिटी फील्स गुड एंड बैड फॉर द इंटायर सोसाइटी, फॉर द इंटायर ह्यूमन बींग. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स इमर्ज्ड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इमर्ज्ड थ्रू मैग्ना कार्टा. ये इंग्लैंड की कहानी है. मैग्ना कार्टा में 1215 में सबसे पहले ये एहसास किया गया वहाँ के किंगडम के लोगों के ज़रिए कि ये जो अथॉरिटी है, जो राजा है, वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करता है, और ये कुछ भी मनमाने लॉज बना लेता है, कुछ भी सिचुएशंस समझता नहीं है. चाहे मान लो ड्राउट आया, फ्लड आया, नेचुरल कैलामिटी आई, कुछ भी आया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर उसको इतना लेना है, टैक्स लेना है, तो टैक्सेशन भी कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं होता था. जो मन आए, जैसे मैंने, हाँ, इनफैक्ट ट्रायल्स, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो सोसाइटी में वो ट्रायल्स भी वो नहीं करवाता था. तो उसके ऊपर लिमिटेशन लगाने का जो फर्स्ट हमने कोशिश की, उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स भी कहते हैं, यानी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी कहते हैं. यानी वो जो अथॉरिटी है उसके लॉ मेकिंग प्रोसीजर में अपने एक कॉमन मैन को इंक्लूड करना, उसकी लॉ मेकिंग प्रोसीजर, उसकी एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर, उसकी वो जो सब सारी अथॉरिटी लेके बैठा है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, वो सर्वा बैठा हुआ है. उसकी लिमिटेशंस लगाना, उसके पावर्स को थोड़ा सा इन्फ्रेंच करना, उसके ऊपर लिमिट लगाना ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स था. यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स के थ्रू हम क्या करना चाह रहे थे? हम उसकी पावर्स को बांटना चाह रहे थे. चाहे राइट टू वोट हो, चाहे राइट टू स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, राइट टू प्रेस हो, ये सब क्या है? सो दैट कि उसके ऊपर, उससे हम सवाल पूछ सकें, क्वेश्चन कर सकें, उसके सारे कामों का हम स्क्रूटनी कर सकें. तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसे इंक्लूड करते हैं. और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट कुछ लाइन्स हैं, चाहे वो बिल ऑफ राइट्स हो, चाहे वो राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन हो, ये सब क्या था? डिफरेंट कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में एक कोशिश थी. तो किस तरह से हमने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मांगा, और हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर वी आर गोइंग टू अचीव सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो हमारी जो कंडीशन है, पैथेटिक कंडीशन है, जहाँ राजा को भगवान मान लिया गया है, जो वो करे सही मान लिया गया है, तो वो कंडीशन चेंज होगी और हमारा स्टैंडर्ड भी ऑफ लिविंग भी बेहतर होगा. ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मैंने पहले भी बताया आपको, यूनाइटेड नेशन ने कॉइनिंग की थी ह्यूमन राइट्स वर्ड की. यूनाइटेड नेशन ने यूडीएचआर के थ्रू डिक्लेरेशन लाया था. इस डिक्लेरेशन में भी दोनों जनरेशन ऑफ राइट्स इंक्लूडेड है. दैट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी इंक्लूडेड है. नाउ सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है?
वंस वी वर एबल टू अचीव फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हमें मिल गया, यानी लॉ मेकिंग प्रोसीजर में हम इंक्लूडेड हो गए, पार्लियामेंट्री में भी हमारा योगदान हो गया, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो क्या जो कंडीशन ऑफ लिविंग थी वो सुधर गई? नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इंडियंस ने ये रियलाइज़ किया कि अगर ब्रिटिशर्स का लॉ मेकिंग, उनके पार्लियामेंट में हम आ जाएं, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाए उनकी कानून नीति को बनाने में, तो अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम कुछ फेवरेबल कानून बनाएंगे जो इंडियंस को अपलिफ्ट कर सके। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ये मंजूर कर दिया विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द सो मच ऑफ रेवोल्यूशन मंजूर कर दिया। अब हमारा कोई प्रतिनिधित्व, कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहता था उनके काउंसिल में, उनके लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, लेकिन वो एज अ पॉपेट बन के रह गया। वो बाध्य हो गया कि जो भी इंग्लिश लॉज बनेंगे, जो भी उनका रेगुलेशन होगा, ही और शी हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो अगर तब ये रियलाइजेशन हुआ कि हमने रिप्रेजेंटेटिव दे दिया पार्लियामेंट में, एंड ही इज़ वर्किंग एज अ पॉपेट ऑफ द क्राउन, अंडर द पॉपेट, ही इज़ वर्किंग एज अ पॉपेट अंडर द क्राउन। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि सोशल इकोनॉमिकल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सोशली इकोनॉमिकली हमारा खुद अपलिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हमारा अपग्रेडेशन नहीं कर सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया, यानी नील की खेती के विरुद्ध आवाज़ उठाई, यानी जो हमारा जो फूड प्रोडक्शन लेवल है उसको ग्रो हो, सो दैट कि सारे इंडियंस को फूड मिल सके, हमारी जो ज़मीन की कैपेसिटी है वो ख़राब हो जाएगी नील इंडिगो की खेती करने, इन सब के अगर अगेंस्ट, या फिर वो जो स्वदेशी मूवमेंट यानी खादी की तरफ लौटो, ये सब क्या था? हमारे जो लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी, उसको फिर से अपलिफ्ट करना, फिर से अपग्रेड करना, फिर से उसके अंदर स्ट्रेंथ देना का क्या मतलब था? क्योंकि उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स को ये लगा था कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हमारा इतना भला नहीं कर सकती अनटिल हम खुद अपना भला ना कर सकें थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। तो इसी सेकेंड जनरेशन राइट्स यही इंक्लूड करता है, और ये इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द रेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेड राइट्स। और ये यूडीएचआर में, एज डिस्कस्ड अर्लियर, यूडीएचआर दोनों तरह के राइट्स इंक्लूड करता है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं? देखो यहाँ लिखा है सॉलिडारिटी ह्यूमन राइट्स, यानी वो राइट्स जो ग्रुप में मांगी जा सके, जिसकी इंडिविजुअलिटी, जिसका इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा इतना सक्सेस नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल समझो, अगर हम क्लेम करते हैं कि हमें होलसम इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा क्लेम करेगा उसको मिल जाएगा? नहीं। एक बंदे की कोशिश से क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट सही हो जाएगा? नहीं। Until and unless we will be unanimously working, until and unless we will be equally contributing for the benefit for the healthy environment, then हमारा right to environment सक्सेस या इंजॉय कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट हो गया, या सोशल डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आपका क्या पॉलिटिकल एलिनेशन रहेगा, यानी क्या, जैसे बहुत सारे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स डिवाइड हुए हैं। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, पहले झारखंड उसमें इंक्लूडेड था, बिहार में एक बंदे के झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड ऑल दैट, ये एक बंदे के चाहने से नहीं होगा। अगर ग्रुप ऑफ पीपल चाह जाएं, अगर ग्रुप ऑफ पीपल ये माने कि हमारा डिसाइड करें कि हमारा सोशल, हमारा पॉलिटिकल एलिनेशन क्या होगा, तो ऐसे केसेस में डिवीजन होता है। यानी आपको डिसाइड करने का आपको राइट है कि आप किधर पॉलिटिकली इंक्लाइंड रहेंगे। जैसे चाइना और तिब्बत की पीपल को ये आपका राइट बनता है कि आप डिसाइड करें कि आपका पॉलिटिकल आउटलुक क्या होगा। राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज, राइट टू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशन राइट। कम्युनिकेशन राइट कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है जब एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल जो कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड है वो ना हो। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल हेरिटेज भी है, जैसे यूनेस्को है। इसका क्या मतलब है? ये आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करता है, अपग्रेड करता है। तो कल्चरल राइट्स में अगर आप मान लो कि डांडिया ही खेलो फॉर एग्जाम्पल, क्या अकेले खेल सकोगे? आपके कल्चर को प्रोटेक्शन करने के लिए आप अकेले अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी के वैल्यूज को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होता है। तो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होने के लिए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है कि वो क्वालिटी, वो ट्रेड्स, वो बिहेवियर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सके। और क्या है? इंटर जनरेशन इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही क्या मतलब है? यानी अपने जो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं उसको हेल्दी तरीके से यूज़ करना, सो दैट
वो इन्वायरमेंट की तरफ भी कैटास्ट्रोफ ना कर सके, आपका डेवलपमेंट भी हो सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सके, प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाए। तो ये सब पॉसिबल है जब हम ग्रुप में यूनानिमस तरीके से अपने भाईचारा फोर्टिनिटी के वे में काम करें, तभी ये कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि थर्ड जनरेशन राइट्स कहलाते हैं, जो कि सॉलिडारिटी ऑफ राइट्स कहलाते हैं, जो कि ग्रुप में ही पॉसिबल है। नाउ द लास्ट वन इज फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कोविड-19 की वजह से फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया। आज जितने सारे बिजनेस हैं, जितने सारे एम्प्लॉयमेंट है, वो सब क्रैश हो रहे हैं, वो सब बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो आईटी सेक्टर में है, जो इंटरनेट से रिलेटेड लोग हैं, जो ऑनलाइन बहुत काम करते हैं, उनके नौकरी पे एज सच इतना फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये नया वर्ल्ड, नई दुनिया ही बहुत ज़्यादा फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्ज करती है। बहुत ज़्यादा ये जो है वो डिजिटलाइज्ड हो गई है। अब एग्जाम्पल, पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो फैकल्टी इवॉल्व हो जाएगी वो सस्टेन कर लेगी। ऑनलाइन क्लासेस में ये जो इंटरनेट पे काम करना, जैसे यहाँ पे कुछ राइट टू एग्जिट डिजिटली, इसका क्या मतलब होता है? राइट टू एग्जिट डिजिटली यानी अगर आप एग्जिट कर सकते हो, अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो डिजिटल वे में, तभी आपका बिजनेस सस्टेन करेगा। आपने एक किराने की दुकान खोल दी है, लोग पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से जा ही नहीं रहे, आप कहो ना कि ऑनलाइन आप परचेस करो, हम डिलीवर करेंगे घर तक, तो आपको डिजिटलाइजेशन करना होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपकी अभी जो यंग जनरेशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल्स वाले, वो कितना ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। ऐसे तो वो मोबाइल पे खेलते ही थे, लैपटॉप से खेलते ही थे, लेकिन अब तो उनकी पढ़ाई भी वही हो रही है। ऐसे केसेस में आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी, जैसे फोटो शॉपिंग्स हो गई, ये सब आपका जो इंटरनेट सिक्योरिटी है, जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे आपका आपसे डिमांड किया जाए कुछ पैसों का, या आपका मोबाइल हैक हो जाना, या अकाउंट हैक हो जाना, इन सब की सिक्योरिटी ही मांगी जा रही है फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स में। डेवलपमेंट विद टाइम होना ही है, इंटरनेट कनेक्शन या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग ये सब होना ही है, डिजिटल आपका एग्जिस्टेंस वो होना ही है। तो उसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स मांगता है कि उसके हमारे को प्रोटेक्शन दो। ये क्या है? राइट टू डिजिटल रेपुटेशन। मान लो आप फेक अकाउंट बनाकर किसी का रेपुटेशन आप हर्ट कर सकते हो, तो वो इस सेंस में डिजिटल आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके जो साइड इफेक्ट्स है, मान लो आपने अपना कोई चैनल बनाया, उस पर आपके ये राइट्स होते हैं कि कुछ भी कोई ना कमेंट कर सके, या फिर आपने कुछ नया मार्केट में अपलोड किया, या फिर आप ऑनलाइन कुछ अपलोड कर रहे हो, कुछ भेज रहे हो, तो आपका जो पेज है, जो वेब पेज है, उस पर कमेंट्स भी बहुत ही डिग्निफाइड आने चाहिए। तो ये आपको बहुत सारे राइट्स की ज़रूरत हो रही है विद टाइम, और फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट यही आपसे डिमांड कर रहा है। So this is all in the generation of rights. Thank you and I hope you like this video.